बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैं आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात करवाऊंगी जो है तो हमारे ऑफिस का हिस्सा, हमारे इधर ही ऑफिस में 24 न्यूज़ में काम करते हैं। और जिस तरह का मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, हमारी आप कह सकते हैं कि हमारी टीम का हिस्सा है, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है उसको भी देख रहे होते हैं। छोटी सी उम्र में बहुत टैलेंटेड हैं, रैपर हैं, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले उन्हीं के साथ ये शो शुरू करूं। हैं, क्या हाल है? ठीक मैम। हमारे साथ कौन है? इजला। इजला, पूरा नाम क्या है? इजला स्टेज ने मेरा इजला, वैसे नाम मेरा जैन है। जैन, अच्छा जी। तो जो नाम आपका फेमस है वो इजला के नाम से एज रैपर, जी जी, है ना जी? और जैन आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम जैनुल आबिदीन है। जैनुल आबिदीन। जी जी। तो जैन, आपको ये शौक कब से हुआ कि आप ये रैपर बन जाएं और इस तरह का रैप करें डिफरेंट स्टाइल से? मुझे शौक तो काफ़ी मतलब 8 क्लास में था जब मैं, अच्छा, तब से मुझे शौक है। मैं भूमिया को सुना था पहली बार, हाँ, तब से फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। किसको देखते थे जिससे आपको शौक पैदा हुआ? खड़े हो जाए, माइक तो आपको हैंडी लगा हुआ है ना, खड़े हो जाए। जी, हाँ, जी। किसको आपने देखा, इंस्पिरेशन कौन था जिनको आपको देख के बहुत शौक हुआ कि आपने रैपर बनना है? मैं उस टाइम पे योयो हनी सिंह और बोहेमिया बहुत ज़्यादा चल रहे थे, हाँ। रैप में, तो मैं उनको ही सुनता था। तो बोहेमिया को ज़्यादा सुना है, तो हाँ। उनको देख के ही शौक हुआ। आपने अपनी अम्मी की कभी नहीं सुनी, अब्बू की कभी नहीं सुनी? बोहेमिया की इतनी सुनी है? नहीं, उनकी भी सुनी है, साथ साथ ही फिर शौक था। वो भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, सपोर्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अम्मी को सुनाते हैं कभी, कोई रैप करते हैं, बनाते हैं कोई जी, गाना? वो तो फिर सुनते ही रहते हैं घर अम्मी पे। को सबसे पहला गाना कौन सा सुनाया था, अब्बू को कौन सा सुनाया था जाके जब कोई रैप तैयार किया था? नहीं, वो ऐसे सामने जाके तो नहीं सुनाया, लेकिन मैं कमरे में गा रहा होता था तो वो सुनते थे तब ना। अच्छा, जी। तो ऐसे कभी अम्मी ने बैठ के नहीं बोला बेटा ये वाला गाना तो सुनाओ, ये वाला हाँ, गाना? वो मेरे ट्रैक निकले हुए हैं, गाने निकले हुए हैं, तो हाँ। वो सुनाते ही हैं। कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनको सुनाती अम्मी हैं को लगा समझ आ जाते हैं? के। समझ उनको आता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो एंजॉय करती हैं। अच्छा, जी। अम्मी किसको सुनती खुशी है? होती है उनको वो। अम्मी किनको ज़्यादा शौक से सुनती है कि पाकिस्तानी ऐसे सिंगर्स? पाकिस्तानी वो तो खैर वो जो हैं नूरजहान, जी, नूरजहान को सुनती हैं, और भी काफ़ी जो सिंगर्स पुराने हैं। अच्छा, जो नूरजहां जी को सुनता हो, हाँ। उसके बाद उनके लिए रैप बड़ी डिफरेंट चीज़ होती होगी, जी, मगर आपको प्यार करती हैं और आपके काम को सराहती हैं। सबसे बड़ी बात कि एक नई चीज़, नया टैलेंट सामने आए तो शी इज़ योर सपोर्ट, है ना? ऐसे ही। तो हमें क्या सुनाने लगे हैं जैन? मैं आपको सुना देता हूँ एक गाना। हाँ, पहले तो आप अब मुझे लाइव सुनाएं, माइक पकड़ें, वो पीछे आपके माइक है, माइक पकड़ के जरा मुझे कुछ लाइव सुनाएं। क्या सुनाने लगे? गैंग मेरा गाना है। क्या? गैंग गैंग? गाने का नाम है। अच्छा, तो वो सुना देता हूँ आप। आए फिरे टूरें और सुनाएं, ये स्टेज आपका है। ਖਾਨੀ ਬਨ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੈਰ ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ ਪੱਲਾ ਕੀ ਚਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਲੀਏ ਬਗੈਰ ਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ख्वाब नहीं ਰਹਿਣਗੇ ख्वाब ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਦਿਲ دیਵਾਣੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਲੋਕ ਯਾਦਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਠਿਕਾਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਰਾਣੇ ਵੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੂਰਾ ਫੜਾ ਦੋ ਵੱਡਣ ਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਲਿਖਾਂਗਾ ਗੀਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਚੱਲੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮੀ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂਗਾ ਰੀਤ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਸ ਗੈਂਗੇ ਰੈਡੀ ਉਹ ਫੜਨ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗੈਂਗੇ ਰੈਡੀ ਉਹ ਫੜਨ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬੀ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਡੋਰ ਤੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤਬੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਐ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦਬੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਚੁੱਪੀ ਮੇਰਾ ਐ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਟਾਕੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮੈਂ ਰੰਗੇ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਅਸਲ ਡੱਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਫੇਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵਾਦੇ
नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ they know I move I given my life hustle to prove real OG set in the groove I follow the set ready to rule hustle to जीत मैं ਕੀਤਾ ਸਬੀਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਤੋੜੀਏ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਵੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਖੈਰ ਜਾਂ ਮੰਗੇਗਾ ਭੀਖ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਯਾਸੀਨ ਸੋਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਲੱਗੇ ਜੋ ਠੀਕ ਜਾਣਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਲੀਡ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵੇ ਕੀ ਡਾਰਾ ਕਰ ਦਵਾ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗੈਂਗ ਰੈਡੀ ਉਹ ਫੜਨ ਮੈਂ ਮਾਰ तो वेल बच्चा बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, रैपर है और अब मुझे कुछ लाइव भी आप सुनाने लगे हो, है ना? लाइव आपको यही सुना देता हूँ। हाँ सुना ये दो। वाला। हाँ फवाद मैं लाइव हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं पिक करने आ रही हूँ फरॉल को, ठीक है? अभी मैं लाइव हूँ, ओके बाय। फवाद मैं लाइव हूँ, मैंने फ़ोन उठा लिया है मजबूरी में, ओके बाय। मेरी बेटी को पिक करना होता है मैंने शो के फ़ौरन बाद, तो फिर स्कूल से वो फ्री हो गई होगी क्योंकि पेपर्स चल रहे हैं। अच्छा एनीवे अच्छा मैं आपको सुना देता हूँ यही लाइव। हाँ सुना। क्योंकि इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो होता है- लाइव आप सुना सके? नहीं ऐसा होता है कि जब हम सॉन्ग बनाते हैं ना तो आपको पता है रैप में लिरिक्स इतने ज़्यादा होते हैं तो वो याद नहीं रहते। जब हम रिकॉर्ड भी करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने याद किया होता है, वो मोबाइल में लिख के तो ऐसे सामने गा देते हैं। कोई जैसे जिनको तुम बहुत सुनते थे बोहेमिया, वो मुझे उस यो टाइम यो पे हनी याद थे, सिंह। नहीं उस टाइम पे याद थे, अब तो खैर अपने ही लिखते हैं तो वो अपने ही गाते हैं। कोई अगर अपना बनाना पड़े थोड़ा बहुत, वो जैसे ऐसे कि कुछ भी बना लोगे, ये कैमरे वाला मुझे देख रहा था, उसने उसको फिर देख लिया, इसने फिर इसको देख लिया, फिर इसने मुझे वापस देख लिया, पर मैंने तुमको देख लिया, ये रैपर हमारा पाकिस्तान का है, इसको फॉलो करें और इसको सुने। कोई कुछ बना दो, ये तो है फनी कंटेंट हो जाएगा। कुछ भी बना दो, कंटेंट बनाओ। नहीं, रैपर हो, ऐसे- तुम तो कुछ ऐसे- भी कर सकते हो। नहीं, सर नहीं। खुजलाए जा रहे हो, नहाए नहीं थे क्या आज? नहीं पहले ही रैपर्स का ना बहुत मजाक उड़ाया जाता है, हालांकि ऐसे है नहीं, हालांकि बाहर के कंट्रीज में बड़ी इनको रिस्पेक्ट मिलती है। ये होता यहाँ है पे भी मिलती है रिस्पेक्ट। यहाँ पे अब ब्रेक मिलना लेते हैं, शुरू हो ब्रेक गया। में तैयार करो तुम अपना रैप, आज ही सुनना है, मैंने हॉर्न सुन के जाना है। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हम आपको रैप सुनाते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। मेरे साथ मौजूद हैं जैन रैपर हैं और अभी हमें लाइव भी कुछ सुनाने लगे। सुनाइए जी, माइक पकड़िएगा। वैसे माइक को आपने पकड़ा, ऐसा लग रहा है कि माइक ने आपको पकड़ लिया, इतनी कोई आपकी मतलब हालत बिल्कुल, है। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। खाया पिया करें ना, बस वो शुरू करनी है, जिम शुरू करनी है। नहीं तो टाइम अम्मी नहीं को लगता। बोले सुबह पराठे बना के दे, या फिर खाते नहीं होंगे, अम्मी को तंग करते होंगे। बस सुबह मैं लाइट ही खाता हूँ नाश्ता जो है। अम्मी की भी कुछ अम्मी वो तो कहते रहते हैं मुझे, बल्कि वो तो खाया काफी करें, प्लीज डांटते खाया भी हैं करें। ऐसे। देखें आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो फिर जी। आपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखना है। जी बिल्कुल। चलें, जब मुझे पता है माइक भारी है मगर चलें गाएं। चले मैं वो आपको सुना देता हूँ। अच्छा वो सुना देता हूँ आपको जो मुझे याद है। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿਰ ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ ਪੱਲਾ ਕੀ ਚਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਲੀਏ ਵੇ ਕਹਿ ਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ख्वाब ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ख्वाब ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਦਿਲ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਲੋਕ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਠਿਕਾਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਰਾਣੇ ਵੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੂਰਾ ਫੜਾ ਦੋ ਵੱਡਨ ਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਲਿਖਾਂਗਾ ਗੀਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਚੱਲੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂਗਾ ਰੀਤ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਗੈਂਗੇ ਰੈਡੀ ਉਹ ਫੜਨ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬੀ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਨੋਟ ਤੂੰ ਜੁਕੇ ਤਬੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਠੀਕ ਹੈ वाह, तुम कहते तुम लाइव नहीं कर सकते, कितना अच्छा। ये तुमने खुद लिखा था? जी खुद ही लिखा है। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या था जो कुछ बोला है? ये बस वैसे ही था। मतलब इसका क्या था मतलब वैसे? इसका यही है कि इसमें छुरा फड़ा पर भी कोई बात थी बीच में, वो छुरा फड़ा वो छुरा क्या? फड़ा दो वड्डन दा जी।
यानी क्यों छुरा फड़ाने वाली बात फड़ा क्या तो थी? दिल कर रहा है मारने का ना। किसको मारने का, खुद को या किसी नहीं को? हेटर्स को। हेटर्स को जी जी। छुरे से मारो? नहीं छुरे से नहीं मारना, ये वैसे ही मतलब कि लाइन है, आपको पता है आजकल लोगों चलता को है ये यही है। सिखाओगे अब तुम छुरे से नहीं मारो? सिखाता कोई भी नहीं है किसी को, सारे ये गाने जो है ना ऐसे ही चलते हैं आजकल। सिद्धू मूसे वाला वो भी इस तरह ही करता था। वो तो वो करता है, तुम क्यों कर रहे हो? वो जो कुछ करेगा वो तुमने भी करना है। नहीं छुरा फड़ा वाली बात नहीं है। नहीं है, वो और भी क्या बातें थी इसमें बताओ जरा, जो मुझे समझ कोई नहीं आई है, ऊपर से फ्लाइंग जेट हो गई। और एक और बात थी ना, वो मैं बादशाह था पहले, मैं फिर बादशाह थे दा उथे दा वी, उठे था वी क्या मतलब? मतलब इधर का भी बादशाह, इधर का भी बादशाह हूँ तो मैं उधर का भी उधर का भी बादशाह हूँ। बादशाह। उधर किधर? उधर हेटर्स की बात कर रहा हूँ, उधर हेटर्स की बात उनके कर हुड रहे हो। में। हाँ कौन हेटर्स है तुम्हारी जिंदगी में? किससे तुम्हें इतनी तकलीफ है? हेटर्स तो खैर है। इतना तो तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हारे पास कौन हेटर होगा? सारे तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए खड़े होंगे। इतना तो तुम माशाल्लाह पॉजिटिव हो। हैं? हेटर्स भी हैं कुछ। नहीं, कोई वो हेटर्स नहीं है। देखो मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगी कि तुम जी, जी। रैपर हो, तुम्हारा स्टाइल भी डिफरेंट है, तुम बहुत आगे जा सकते हो। आसिम अजहर के गाने में जो रैपर है वो भी इसी तरह के, कभी मेरे शो पे आ गए तो मुझे तार लगाना पड़ेगा उनको बिठाने के लिए, सोफ़ा नहीं रख सकती, उनका भी इसी तरीके से मुझे लगता है वेट है। ठीक है ना, समझ तो गए हो। तो मैं तुम्हारे लिए भी बात करूँगी, तुम भी बिल्कुल नाजुक से हो माशाल्लाह, कुछ खाया पिया करो, मगर सेहत का ख्याल एक तो इम्पोर्टेंट रखे। हमारी जी, जितनी भी बिल्कुल, यूथ है, बिल्कुल ठीक है, अपनी सेहत है तो सब कुछ है। और दूसरा ये कि कोई भी जो आपने काम करना है ना, उसमें हमारी यूथ को मोटिवेट करना है। आपने जो गाने लिखने हैं, चाहे कुछ भी करना है, उसमें ऐसी मोटिवेशन देनी है कि जो हमारे बिल्कुल ड्रैग डिप्रेशन में चली गई है ना हमारी यूथ, कि काम नहीं मिल रहा, डिग्रीज हैं, सब जी, कुछ जी। है, मगर जॉब नहीं मिल पा रही, और एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है। अगर उनके पास टैलेंटेड भी हैं मगर एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है, सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही, या किसी के पीछे सोर्सेज नहीं है, बंदा डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। या कहीं जॉब मिल गई है उसको पोस्ट नहीं मिल रही आगे। तो इन चीज़ों से निकालना है हमने, और आपने मेरा साथ देना है मिलके। जी बिल्कुल। मेरा साथ देना है इस तरीके से कि हमने हमारी पूरी यूथ को ये समझाना है अपने गानों के ज़रिए कि भाई उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो जो चाहे बन सकते हैं। उनको छुरा फड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। उनके लफ्ज़, उनके स्किल्स, उनका टैलेंट, उनकी तालीम, उनका हुनर, उनका और वही हथियार है, उनका ये जो Knowledge स्टाइल है, इख्तियार है। नॉलेज इख्तियार है। तो माशाल्लाह तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा, तुम्हारा काम, तुम्हारा टैलेंट बोलता है। ठीक है, थोड़े से और लिरिक्स पे थोड़ी सी एफर्ट तुम करोगे और फिर मेरे शो पे दोबारा आओगे, ताकि हम उन सारे गानों को दोबारा सुन सकें। ठीक है, बाकी आप भी सपोर्ट कीजिए, नया टैलेंट है इनके यूट्यूब पे जाके इनके गाने सुनिएगा, इज़ला के नाम से इंजॉय चैनल है। कीजिएगा। इज़ला के नाम से, EZLA, उनके गाने सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। जो जो रैपर बनना चाहते हैं तो वो इन तरीके से अपनी मेहनत करें तो वो भी रैपर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। Thank you so much. थैंक यू, विल सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर कंजा आफ्ताब डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जब फिलर्स और बोटॉक्स फेस पे होते हैं और उसके बाद उनको चेहरे पे रखा जाता है और बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बड़ा ब्यूटी क्वीन अपने आप को फील कर रहे होते हैं लोग, और उसके बाद उसके कुछ सेशंस होते हैं वो बार बार कराने पड़ते हैं, कुछ 3 महीने के बाद, कुछ 4 महीने के बाद, कुछ लोगों के 2 महीने में, कुछ लोगों के महीने में ख़त्म हो जाते हैं दिस बोटॉक्स, बिकॉज कुछ लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं या फेस के एक्सप्रेशंस का बहुत एक्सट्रीमली इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बोटॉक्स जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं चेहरे पे। इस तरह की चीज़ों से तो हमें अवेयरनेस है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता भी बहुत है, मगर कुछ लोग जो इसके बारे में इस हद तक नहीं जानते। लाइक एक चीज़ का आपको गुड इफ़ेक्ट पता है, एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट उसका भी मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए। तो आज हम इसके साइड इफ़ेक्ट पे भी बात करेंगे। जितने भी फिलर्स और बोटॉक्स होते हैं वो चेहरे पे किसी हद तक तो अंदर रह जाते होंगे, जब उनको ख़त्म करना होता है, उनको डिज़ोल्व करवाना होता है, उसकी क्या सिचुएशंस होती हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, और किन टाइम पे डॉक्टर रेकमेंड करता है कि उनको डिज़ोल्व कराना है, और किस तरीके के उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो सब हम जानेंगे। कंजा आफ्ताब से हमारे साथ हैं, वेलकम। Thank you, Fiza. Thank you very much for having me. अच्छा, तो आपको सही लगा आज का मेरा ये टॉपिक? मुझे लगता है कि जी। बहुत से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और मैं कुछ ऐसी लोगों की वीडियोस देख रही थी कि जो जा रही थी डॉक्टर के पास, तो दे वर वेरी एक्साइटेड कि मैं आज जा रही हूँ, मैं ये कराऊंगी, मैं यूँ करूँगी, और मैं अपने फिलर डिज़ोल्व करवा के मैं वापस अपनी ज़िंदगी में वापस आऊँगी, देखते हैं कि कैसी लगती हूँ एंड ऑल दैट। और उसके बाद उनका आफ्टर वीडियो जो रिएक्शन मैंने देखा वो ये देखा कि अगर उन्होंने लिप्स के अपने डिज़ोल्व करवाएँ फिलर्स को, तो उनके लिप्स, जैसे अगर ये वाला लिप्स का शेप है तो वो इस हद तक सूज जाता है, विच इज़ लाइक जी, फुल ऑफ सॉइलनेस, जी। कि जो हम एक कार्टून मूवीज़ में लिप्स किसी के देखते हैं तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये सब रिएक्शंस जो है ये कितनी देर तक का होता है, ये परमानेंट कोई ऐसी बॉडी को रिएक्ट कर जाता है कोई फिलर? प्लीज़ बताइए।
अच्छा, ऐसा है कि फिलर उसी वक्त डिज़ोल्व किया जाता है जब पेशेंट की परसेप्शन इस तरह हो कि अब मुझे ये बड़े लिप्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लिप फिल कराए और फिर कुछ अरसे में आपका शौक पूरा हो गया और आपने कहा कि जी अब इतने नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम कम करना है। या फॉर एग्जांपल आपने चीक्स में करवाए और चीक्स में ज़्यादा आपको लगना शुरू हुए तो आपने कहा जी यहाँ से निकलवाने हैं, तो उसमें एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस यूज़ होता है जिसको हाइलुरोनिडेज़ कहते हैं। हाइलुरोनिडेज़ एक एंजाइम है, वो क्या करता है कि जैसे ही हम उसे इंजेक्ट करते हैं किसी भी फिलर के अंदर तो वो उसको डिज़ोल्व करता है। तो जब वो डिज़ोल्व करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो उन प्रोटीन पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करता है। तो ना सिर्फ वो आपके फिलर को डिज़ोल्व करते हैं बल्कि इर्द गिर्द की नॉर्मल स्किन को भी अपने अंदर लेता है। तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन का एक टाइम होता है, उसे 1 हफ़्ता कम से कम लगेगा उसको सेटल होते हुए। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होगा कि कोई वॉन्ड नहीं, मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपने हाइलुरोनिडेज़ इंजेक्ट किया और फिलर गायब हो गया और आपके लिप्स पीछे चले गए 10 मिनट्स में। ऐसा नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब वो जो 5 दिन का जो पीरियड होता है जब फिलर डिज़ोल्व हो रहे होते हैं तो उसमें वो एक चेहरे पे बहुत अजीब से जो ये फूलना, स्वेल हो जाना, एक अलग से बत्तख जैसे होड़ बन जाना, बिल्कुल, बल्कि बंदर जैसे लिप्स हो जाना, जी, वो ऐसा सब ही जो है। रिएक्शन आता है चेहरे पे, तो उसके लिए फिर वो जो भी फिलर्स डिज़ोल्व करवा रही हैं क्या उनको आप लोग रेकमेंड करते हैं कि आप लोग 5 दिन अपने कोई ऐसे इवेंट्स ना रखें या घर से बाहर ना जाएं, ऑल दैट क्या होता है? बिल्कुल, ऐसे हम पहले उनसे पूरी डिस्कशन होती है, हिस्ट्री टेकिंग होती है कि आप देखें आपकी कोई सोशल अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए पूरे वीक के लिए। आपने कहीं बाहर ना जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ना हो, किसी से ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग ना हो जिसमें आपको किसी से मिलना पड़े। सोशल अपीयरेंस अगर आपकी कम है और 1 हफ़्ते की आप वेकेशन पे हैं, घर में रहेंगे, तो उस वक्त फिलर डिज़ोल्विंग को आप अपना प्लान करें। इसका प्रॉपर प्लान किया जाता है और प्रॉपर काउंसलिंग करके भेजा जाता है पेशेंट को कि आपने इसका 1 हफ़्ता कम से कम वेट करना है स्वेलिंग के सेटल होने का, और उसके बाद आप देखेंगे 1 से 2 हफ़्ते में आपके जो लिप्स हैं या चीक्स हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर आपने ये नहीं करना कि जैसे 1-2 दिन आपने वेट किया, आपको स्वेलिंग लगी, आपने कहा फिलर डिज़ोल्व हुए, अब दोबारा डॉक्टर के पास आ जाते हैं कि और हाइलुरोनिडेज़ लगाएं और डिज़ोल्वर लगाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये दोबारा समझाइएगा, क्या आपने कहा? जैसे एक इन्फ्लेमेशन एक बार डिज़ोल्व होने के बाद बार बार डिज़ोल्व करवाना होता बार है? बार डिज़ोल्व कराना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो आपकी नॉर्मल स्किन को भी डिज़ोल्व कर रहा है। वो सिर्फ फिलर के लिए नहीं है, वो आपके अंदर की नॉर्मल प्रोटीन्स को भी डिज़ोल्व करता है। और अगर आप हाइलुरोनिडेज़ को एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा इंजेक्ट कराते हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पर रिंकलिंग आना शुरू हो जाती है, वहाँ से स्किन डेड होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो कि अपने काम के माहिर हों वहाँ से डिज़ोल्व कराएं, बिल्कुल भी सलोन से या ऐसे इनएक्सपीरियंस लोगों से बिल्कुल ना कराएं। सो राइट, मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो ये फिलर्स को जब करवाने जाती हैं डिज़ोल्व, तो वो बार बार ये कहती हैं मुझसे, बल्कि पूछती हैं कि फ़िज़ा कोई ऐसे डॉक्टर्स बताओ, तुम्हारे शो पे तो सुबह शाम बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट आते हैं, तो मुझे बताओ मैं 2-3 सेट्स इसके ले चुकी हूँ, सिटिंग्स हो चुकी हैं, मगर मेरा फिलर डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो वो ये 2-3 मरतबा जो होता है रेगुलर, ये कितने टाइम पीरियड के बाद उनको सेट्स कराना पड़ता है कि डिज़ोल्व हो जाए फिलर उनका, ये हाइलुरोनिक का? जी, हाइलुरोनिडेज़ जो है अगर तो आपने प्रॉपरली सिंगल टाइम कर दिया है तो आपको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा? उसका 1 से 2 हफ्ते में जैसे ही आपकी सोजन सेटल हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाएगी, तो आप बिल्कुल नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। उसके उतना ही हाइलुरोनिडेज़ हमने इंजेक्ट करना होता है जितना आपका फिलर इंजेक्ट हुआ होता है। अच्छा। मतलब अगर आपका 1 ml फिलर है तो उसमें 1 ml ही हाइलुरोनिडेज़ जाएगा। अच्छा। और जहाँ पे फिलर है वहीं पे हाइलुरोनिडेज़ इंजेक्ट होगा। तो अगर किसी को नहीं पता फॉर एग्जांपल कि कौन सा फिलर इंजेक्ट हुआ था, कहाँ पे कितना लगा था, तो वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जाते हैं जब फिलर करवा रहे होते हैं लिप्स के तो अनबैलेंस हो जाते हैं, कुछ लोगों का एक लिप कुछ और शेप का होता है, कुछ और शेप का होता है। ये मैं मानती हूँ कि वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो इतने प्रोफेशनल्स नहीं होते, या फिर वो ये गलती है मेरी बहनें कर बैठती हैं कि जो सैलून्स में आजकल सिस्टम शुरू हो गया ना कि ये फिलर्स और बूटॉक्स सैलून में लोग रखना शुरू हो गया और लोग जाके लगवा रहे हैं, सैलून्स वालों से लगवा रहे हैं जो कि ना पढ़े लिखे डॉक्टर हैं ना डर्माटोलॉजिस्ट हैं, जिनको स्किन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो उनसे ये फिलर और बोटॉक्स का काम इंजेक्शंस वाला अपने फेस पे करवा रहे हैं। तो मुझे ये बड़ी पहले तो हैरत होती है कि लोग ऐसी जगहों पे जाते ही क्यों हैं। और उसके बाद कुछ डॉक्टर्स भी मुझे लगता है ऐसे अनाड़ी होते हैं जिनके हाथ में इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, वो काम ख़राब कर देते हैं। ऐसे पेशेंट्स आते होंगे आपके पास अमूमन, तो उसके लिए भी क्या यही वाला हाइलुरोनिक डेज लगा के उसको बैलेंस करना पड़ता है? जी, हाइलुरोनिडेज़ से पहले मैं ये सोचती हूँ कि सबसे पहले हम इसको फिलर लगा के ही बैलेंस करें, क्योंकि हाइलुरोनिडेज़ इतनी हेल्दी चीज़ नहीं है लगाने के लिए। आप इसको फर्स्ट ऑप्शन रखना
अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी नॉर्मल स्किन को भी ख़राब करेगा, आपके नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करके जाएगा। तो अगर हम सोचें, हमें लग रहा हो कि एक लिप थोड़ा सा इम्बैलेंस है, तो हम थोड़ा सा फिलर उसमें इंजेक्ट करके उसको बैलेंस कर देते हैं, और थोड़े दिनों में लाइक 6 to 8 मंथ्स में फिलर खुद ही डिज़ोल्व हो जाता है। तो कंप्लीटली नॉट कम्प्लीटली। अब इस पे बहुत अब ये वाला सवाल है ना आपसे पूछने वाला कि जब फिलर डिसॉल्व कंप्लीटली, जैसे लोग कहते हैं कि 6 महीने के बाद तो फिलर्स वैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो जब फिलर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा तो वो जो स्किन के अंदर इंजेक्ट हो गया है उस फिलर का क्या करना है, उसको कैसे निकालना है? अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों के ना जो लिप्स है उसके अंदर वो बॉल्स बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको इरिटेट करते हैं कि व्हाई इज दैट, हमारी पूरी लिप्स के अंदर जो है ना छोटे छोटे बॉल्स बन गए। एक तो वो बॉल्स बनते क्यों हैं, और फिर वो जो बाकी फिलर है उसको कैसे एलिमिनेट करना है, प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले फिज़ा, फिलर जो लिप्स में फिलर लगते हैं वो एक ख़ास कंसिस्टेंसी के फिलर होते हैं, ठीक है? उन्हें हम लो जी प्राइम फिलर्स कहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट फिलर्स। जैसे लिप्स सॉफ्ट होते हैं ऐसे ही वो फिलर्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब बहुत सारे डॉक्टर्स को ये पता नहीं होता कि लो जी प्राइम और हाई जी प्राइम कौन से फिलर्स हैं। आपने गलती से भी किसी डॉक्टर ने या किसी सैलून से हाई जी प्राइम फिलर अपने लिप्स में लगवा लिए तो वहाँ लाजमी लम्प्स बनेंगे और वो बड़े हार्ड हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए हम इस बात पे बहुत, तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो ये कहे कि मुझे हाई जी कि मुझे दिखाइए, नहीं चाहिए, मुझे आप दिखाइए, वो दिखाएं, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे दिखाइए कि आप मुझे क्या लगा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आपके कौन सी प्रोडक्ट आपके लिप्स में इंजेक्ट हो रही है। फिर उसमें आप खुद पढ़ सकते हैं, उस पर लिखा होता है, उसके साथ एक पूरा ब्रोशर आता है जिसके ऊपर पूरा लिखा होता है कि आप कहाँ इस फिलर को इंजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। इसका जी प्राइम लो है, हाई है, इसकी लॉन्जेविटी कितनी है, ये कितनी देर स्टे करेगा। अच्छा, अब ये सारा लिखा होने के बावजूद हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, ऊपर तो प्रोडक्ट में ये लिखा होता है कि 6 मंथ्स में फिलर डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन अब जब हम 5 साल बाद भी अल्ट्रासाउंड करते हैं उस जगह का तो हम देखते हैं कि फिलर वहाँ नहीं पड़ा लेकिन कहीं पीछे चला गया है, कहीं आगे पीछे हो गया है। लाइक अंडर आई में बहुत अरसे से फिलर्स हो रहे थे, तो ये अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड से और एमआरआई से, लिप फिलर हो चाहे आई फिलर हो, ये पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से। और अल्ट्रासाउंड से भी ज़्यादा बेटर मोडेलिटी आप एमआरआई की तरफ जाएं। एमआरआई से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपका फिलर कहाँ है। कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने 10-12 साल पहले फिलर्स कराए थे और उनको जब देखा गया, ये पाकिस्तान की नहीं, ये अमेरिका की रिसर्च है, जब उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि फिलर तो यहाँ नहीं है, पेशेंट को कोई आई के सिम्टम्स आ रहे थे तो उन्होंने एमआरआई कराए तो उन्होंने देखा कि आई बॉल के नीचे फिलर चला गया। ओह माय गॉड! तो फिलर जो है वो कहीं नहीं जाता, फिलर डिसॉल्व नहीं, नीचे चला गया। एग्जैक्टली। तो फिर वो एक पूरा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर करके वहाँ से फिलर को रिमूव किया गया। फिलर कहीं नहीं जाता क्योंकि फिलर एक फॉरेन बॉडी है, वो बिल्कुल भी आपकी बॉडी से डिसॉल्व नहीं कर सकती। वो क्या करती है, वो इधर उधर कहीं फेंक देती है और वहाँ पे फिर वो नुकसानात का बायस और वो जमा होता रहता है। वो जमा होता रहता है। अच्छा। अपेरेंटली वहाँ नहीं रहता जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया था, कहीं इधर उधर हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये फुली डिसॉल्व हो गया। फुली फिलर कभी भी डिसॉल्व अच्छा, अब इसकी कोई ट्रीटमेंट होती है कि जब ये लिप फिलर जो है जिसमें बम्प्स बन जाते हैं जी। तो अब कुछ लोगों के पास अगर ये मसला शुरू हो गया है और उनके ऐसी चीज़ें हैं सिनेरियोज, तो वो किस तरह से डॉक्टर फिर ठीक करता है उनके उस बम्प्स को, लिप्स के बम्प्स को, आई के बम्प्स को? जी बिल्कुल। उसमें अगर तो फॉर्चुनेटली उन्हें हाइलोनिक एसिड फिलर ही लगे थे, जो कि 90% ऑफ द टाइम हाइलोनिक एसिड फिलर ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उसका इलाज तो मुमकिन है हाइलोनिक डेज के साथ। अच्छा। जिसका हमने अभी जिक्र किया कि एक एंजाइम है जो कि उसको तोड़ देता है और डिसॉल्व कर देता है और उसके बाद आपकी बॉडी उसको आपकी स्किन से निकाल देती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी ने गलती से कोई और फिलर्स लगा दिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट या कुछ दूसरे फिलर्स होते हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है, उसमें सर्जिकल रिमूवल ही होता है। कुछ जगहों पे ऐसे लम्प्स बन जाते हैं, कोलेजन के लम्प्स बन जाते हैं, कैल्शियम वाले फिलर्स लगा देते हैं लोग, तो वहाँ पे फिर हमें इंसिजन दे के वहाँ से वो सारा जो लम्प होता है उसे निकालना पड़ता है मैनुअली। तो एक तो स्कार भी बनता है और बहुत अगली भी लगता है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम पर भी बात करेंगे कि क्या बोटॉक्स को भी डिसॉल्व करवाना पड़ता है और ये कितनी देर तक रहता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ कंज़ा आफ्ताब जो हैं वो मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट। मैं आपको ये बताऊं, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है फिलर डिसॉल्व के ऊपर। लोग बहुत डरते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे घबराते हैं कि भाई अगर हम फिलर डिसॉल्व के ऊपर बात करेंगे और इसके कोई ऐसे अगर साइड इफ़ेक्ट्स बता देंगे तो पेशेंट हमारे पास आएगा नहीं फिलर करवाने के लिए। मगर मैं अब बताऊं, मेजॉरिटी 90%, 80%, 60% लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं और हमारे पास 40-50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फिलर्स और बोटॉक्स का सहारा लिया है, स्किन को ठीक की है, उनके बहुत से प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ जो हैं वो इससे ठीक हुए हैं।
अब अगर किसी का केस कोई वर्स्ट तरीके से जा रहा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, बहुत ज़्यादा फिलर्स करवा लिए, उनको अब डिज़ोल्व की तरफ भी तो जाना है, तो डॉक्टर्स को ये भी सोचना चाहिए, जैसे हमारी डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंजा जो है उन्होंने इस बात को कहा कि वो जिनके अगर स्किन में इश्यूज़ हो गए या किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया किसी चीज़ का, या कोई ऐसे गलत फिलर लगा दिए गए हैं, तो वो चीज़ ठीक भी तो करानी है, और ठीक कराने के लिए भी तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो वाई नॉट आज उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और ये करवा सकते हैं, और ये आपको बता रही हैं कि किस तरीके से आप अपने फिलर्स को डिज़ोल्व करवाएंगे और किस क्वांटिटी के साथ। अच्छा, अब बोटॉक्स के ऊपर भी हम आपसे बात करना चाह रहे थे कि क्या बोटॉक्स को भी डिज़ोल्व करवाना पड़ता है एक टाइम पीरियड के साथ, ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं 2-3 महीने में? जी, फॉर्चुनेटली बोटॉक्स को डिज़ोल्व नहीं कराना पड़ता। बोटॉक्स चूँकि हम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए देते हैं, तो मसल्स आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बोटॉक्स को ख़त्म कर देते हैं। अब जितना मसल को यूज़ करेंगे उतनी जल्दी बोटॉक्स का असर ख़त्म हो जाएगा। बोटॉक्स को बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं कराना पड़ता, लेकिन वक्त के साथ साथ बोटॉक्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपके मसल्स उतनी डोज को हर दफ़ा रिस्पॉन्ड नहीं करते। आपको अच्छा, मैं अब आपसे ना 1-2 ऐसी चीज़ें पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। जो चिन को लंबा कराने के लिए एक पॉइंट नहीं आता, दाने जैसा ज़रा चोच ऐसे निकल जाती है बिल्कुल, जी जी, तो उसको क्या कहते हैं? वो बोटॉक्स होता है, फिलर होता है, वो किस चीज़ से करते हैं आप लोग? जी वो फिलर होता है, एंड इट इज़ वेरी हाई जी प्राइम फिलर। इसको बिल्कुल वी शेप करते जी हैं। वी शेप, ये हम उससे पूरी जॉ लाइन भी करते हैं, उससे एंगल भी बनाते हैं जॉ का, और फ्रंट ऑफ चिन एंगल बनाना मतलब वही जो जॉ ये का जॉ का आपका एंगल होता है, ये साइड वाला एंगल, ये इसको L जी, shape L वाला, शेप अच्छा। शेप एंगल, और इस तरह उससे चिन भी बनाई जाती है। वो हाई जी प्राइम फिलर्स होते हैं, यानी बहुत हार्ड फिलर्स होते हैं, वो बोन को मिमिक करते हैं। वो जिसको आप मना करी थी कि लिप्स जो लिप्स में नहीं लगाने आपने, या अंडर आई में नहीं लगाने, ऐसे एरियाज में जो बहुत सॉफ्ट एरियाज हैं उनमें नहीं वो लगाते। नहीं लगाना, ठीक तो है। जहाँ पे आपको बोनी प्रोमिनेंस चाहिए, बोन को आपने ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है, वहाँ पे हाई जी प्राइम फिलर्स लगाए जाते हैं। वो फिलर का प्रोसीजर है। ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइए, जो नाक सीधी करने के लिए कुछ लोगों की थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है नाक, या कुछ लोगों की ऐसे हड्डी ऊपर ऐसे निकली हुई होती है, तो उसकी नाक को सीधी करने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है? वो फिलर होता है, वो बोटॉक्स होता है, वो क्या ट्रीटमेंट होती है? जी, उसको हम लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं। लिक्विड राइनोप्लास्टी का मतलब है कि लिक्विड चीज़ को यूज़ करते हुए नाक को सीधा किया जाना। उसमें भी फिलर का ही इस्तेमाल होता है। उसमें मीडियम टू हाई जी प्राइम, इसमें भी हाई जी प्राइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बोन की मिमिक करना है, बोन की तरह की प्रोमिनेंस देनी है, तो इसमें भी हाई जी प्राइम फिलर्स को यूज़ किया जाता है। तो वो जहाँ पे आपके डिप्स होते हैं वहाँ पे फिलर को लगा दिया जाता है, तो वो मैच हो जाते हैं आपके अपर पोर्शन के साथ, तो बिल्कुल अच्छा। नाक स्ट्रेट हो जाती है। लेकिन इट्स नॉट परमानेंट प्रोसीजर, ये आपको रीडू करना पड़ता है, आफ्टर 6 to 8 months आपको रीडू करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों के जैसे यहाँ पर वो जो बोटॉक्स लगाए जाते हैं, जैसे अभी मेरे ये रिंकल आ रहे हैं यहाँ जी, पे, crow's जब feet, यहाँ पर इसको लगा देंगे कुछ, आई थिंक बोटॉक्स या फिलर्स, बोटॉक्स, बोटॉक्स, तो ये रिंकल खत्म हो जाएगा, राइट? बिल्कुल, तो वही वाला बोटॉक्स इधर लगेगा, या फिर यहाँ पर कुछ और लगेगा और यहाँ पर कुछ ये बोटॉक्स लगेगा? अच्छा, अब अच्छा यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बोटॉक्स एक सिंपल प्रिंसिपल है, एक सिंपल उसूल है कि मसल रिलैक्स करने वाली चीज इज द मसल बोटॉक्स। रिलैक्स, जी, डायनामिक रिंकल्स जो हैं, जो तो मसल तो यहाँ का भी रिलैक्स होना होता है ना, क्योंकि ये देखिए लाइन से यहाँ पे भी आ रही है, एग्जैक्टली, तो फिर इधर भी बोटॉक्स लगना है? आपको डॉक्टर होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे कॉम्बो ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे जो डायनामिक रिंकल्स हैं, जैसे अगर मैं स्माइल करूँगी तो मेरी थोड़ी सी रिंकल्स पड़ेगी, और जैसे ही मेरा नॉर्मल फेस होगा तो वो गायब हो जाएंगी। उन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बोटॉक्स लगेगा, क्योंकि वो आपका मसल जनरेट कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी हॉलोनेस है, नीचे डिप आ गया है, वॉल्यूम का लॉस है, तो फिर उसको फिल करने के लिए फिलर लगता है। ओके, तो जैसे ये चीक्स के साथ लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ आई के नीचे फिलर Exactly. लगाए हुए होते हैं, वो दैट इज फॉर आई फिलर्स। आई फिलर, और वो भी सॉफ्ट वाले या फिर हार्ड वाले? हाँ, अंडर आई में हमेशा सॉफ्ट फिलर्स, सॉफ्ट वाले, हमेशा लिप एंड soft अंडर आई इज हैज टू बी जी। सॉफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी अबाउट फिलर्स एंड बोटॉक्स। अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। बहुत ज़्यादा जो लंबे टाइम के फिलर्स हैं जिनको आपकी स्किन से थोड़ा सा निकालना विच इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके लिए क्या सेट्स और किस तरीके से आप निकाल सकते हैं डिज़ोल्व करके, और उसके किस तरह के सेट्स होते हैं, और कौन कौन से फिलर्स आपको लगाने चाहिए, इसके बारे में भी बता दिया, और कौन कौन सी जगहों के लिए बोटॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, और बोटॉक्स को कोई डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे 2 मिनट के सेगमेंट में समझ आ गई। तो अपना ख्याल रखिए स्किन का, आप जवान रहेंगी तो पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और आज हम बात करेंगे
डायबिटीज़ के ऊपर कि डायबिटीज़ हो गई है, अब अपनी लाइफस्टाइल को उसके मुताबिक कैसे ढाला जाए और किस तरीके के प्रिकॉशंस और आगे मज़ीद एहतियात जो है वो हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ ताकि हम मज़ीद जो है अपनी सेहत और बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ख़राब ना कर सकें, डैमेज ना कर सकें। तो हमारे पास इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आमिर ख़ान हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास, और हम इन्हीं से जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी तबीयत है फाइन, आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको समझ तो आ गया कि आज मैं आपसे क्या क्या सवाल करूंगी कि भाई अब डायबिटीज़ हो गई है, शुगर जी। का पेशेंट बंदा बन गया है, अब अपनी लाइफस्टाइल को इसके मुताबिक कैसे ढाला जाए डॉक्टर साहब? उसमें गुजारिश है कि जो डायबिटीज़ के डायग्नोस्ड केस होते हैं या जिनको जो शुगर हो गई है, वो बेसिकली 3 अक़साम के मरीज़ होते हैं। पहली कैटेगरी तो वो होती है जो डॉक्टर की हिदायत पे मुकम्मल अमल करते हैं, दवाइयाँ भी उस तरह लेते हैं, या इंसुलिन डॉक्टर ने तजवीज़ किए तो वो भी बाकायदा लगाते हैं, अपनी लुक आफ्टर करते रहते हैं, शुगर चेक भी रखते हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डॉक्टर ने एडवाइस की उसको फॉलो करते हैं। तो उनको हम गुड कंप्लाइंट पेशेंट्स कहते हैं, और उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, कि खुद समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि उनको शुगर हो गई है और उसको कैसे उन्होंने लेके चलना है। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं शुगर के मरीज़ जो कि दवाई लेते भी हैं, इंसुलिन वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन जब कंट्रोल हो जाए शुगर तो वो फिर कहते हैं हमारी तो शुगर कंट्रोल हो गई या ठीक हो गई, तो या तो दवाई को कम कर देते हैं या उसको टोटली स्टॉप कर देते हैं। तो ये पार्शली कंप्लाइंट पेशेंट्स होते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो फीस भी डॉक्टर ही देते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, अगर डॉक्टर ने इंसुलिन एडवाइस की है या गोलियां एडवाइस की हैं वो भी चंद दिन लेके फिर टोटली छोड़ देते हैं। और फिर वो कई ऐसे पेशेंट भी मेरे पास हैं जो कि चेक भी नहीं करते अपनी शुगर। तो ये 3 मुख्तलिफ इक़साम के मरीज़ होते हैं, और तीनों को हिदायत तो एक ही दी जाती हैं कि शुगर को अपने दवाइयों से कंट्रोल रखना है या इंसुलिन से, लेकिन उसको मॉनिटर करना है, चेक रखना है, शुगर का चेक रखना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अगर उनका वेट ज़्यादा उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चिकनाई वगैरह काम, मतलब मुख्तलिफ हिदायत दी जाती हैं मरीज़ को हर अपने लाइफस्टाइल के लिए। अच्छा, ब्लड शुगर लेवल को चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार चेक करना चाहिए? ये तो बहुत अहम सवाल आपने किया कि ब्लड शुगर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड शुगर कहते हैं, और उसके लिए एक छोटा सा आला मिलता है ब्लड शुगर के लिए जो ग्लूकोमीटर जिसे कहते हैं, पेन की तरीके की शेप का होता है, छोटा सा पेन, या वो तकरीबन 2-2,500-3,000 का मिलता है, बहुत ऐसे ही, रीजनेबल प्राइस है। ऐसे तो ही वो हर मरीज़ के पास होना चाहिए, हर मरीज़ के पास होना चाहिए, और वो अपनी खुद शुगर चेक करे, नाश्ते से पहले चेक कर ले, फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद, मुख्तलिफ टाइम पर चेक करे रोज़ाना। अगर उसकी शुगर कंट्रोल रहे तो रोज़ाना चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक दिन छोड़ के चेक करे, 2 दिन छोड़ के। ये इंडिविजुअलाइज्ड मैनेजमेंट होती है हर डायबिटिक पेशेंट की। तो ये शुगर के आले से शुगर चेक होती है जो हर एक पास होता है, ग्लूकोमीटर से कहते हैं। और ब्लड प्रेशर भी चेक करना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, या ब्लड बस प्रेशर का शुगर के साथ बहुत लिंक है, बहुत इनका आपस में क्लोज एसोसिएशन है। जिसको शुगर होगी उसका ब्लड प्रेशर भी ख़राब होगा? अक्सर होता है, अक्सर सबका तो नहीं, लेकिन अक्सर का ब्लड प्रेशर भी उसमें मुतासर होता है, तो उसको भी चेक रखना चाहिए। अच्छा, और ब्लड प्रेशर से भी शुगर हो सकती है क्या? अगर किसी को कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है या बहुत ज़्यादा लो रहता है, ही इज़ अ पेशेंट राइट, तो उसको भी शुगर हो सकती है, क्या चांसेस हैं? नहीं, ब्लड प्रेशर की वजह से तो शुगर नहीं हो सकती, लेकिन ब्लड प्रेशर की एसोसिएशन शुगर हो सकती है, और दोनों की कॉम्प्लिकेशंस भी एक जैसी हैं और दोनों के रिस्क फैक्टर्स भी एक जैसे हैं, तो इनमें बड़ा एक तरह एसोसिएशन है, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से शुगर नहीं होती है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब, शुगर की वजह से दीगर मज़ीद बीमारियां जिस्म में हो जाती हैं, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो थोड़ा सा डैमेज हो जाते हैं, तो उनका ख्याल कैसे किया जा सकता है, उनका इलाज क्या तजवीज़ करेंगे? उसका ये है कि पहले तो जैसे आपने बताया कि उसका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। उसके लिए मुख्तलिफ जो अज़ा होते हैं, जैसे बीनाई मुतासर हो सकती है, गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, दिल, दिमाग, तमाम नसें, तमाम ऑर्गन मुतासर होते हैं शुगर में। तो जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसकी अलामात हैं, जिस शिकायत से आता है, उस पर तो बहुत तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा उसको अपने गुर्दों का भी ख्याल रखना चाहिए। उसका सिंपल है कि यूरिन टेस्ट कराएं, उसमें देखें प्रोटीन्स तो नहीं आ रही। लोगों को सिर्फ यही ख्याल होता है कि शुगर यूरिन में आ रही तो शुगर है। शुगर के साथ प्रोटीन का यूरिन में होना ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अच्छा, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि ये नेफ्रोपैथी जो होती है ये अल्टीमेटली जाके रीनल फेलियर का बायस बनती है, और फिर पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है, और वो बहुत लाइफ लॉन्ग और पेनफुल प्रोसीजर होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए मुख्तलिफ अज़ा हैं, जिस तरह अगर ज़ख़म पैर पे हो गया तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए छोटी छोटी ये बज़ाहिर तो चीज़ें लगती हैं, लेकिन ख्याल बहुत ज़रूरी है रखना पेशेंट को। ओह माय गॉड। हाँ, वैसे ये जो बात आपने की कि ज़ख़म कुछ हो जाता है तो हीलिंग इनका प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होता शुगर के पेशेंट्स का, इसकी क्या वजूहात होती हैं? तो उसमें ये होता है कि अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, शुगर ज़्यादा है खून में, तो उसमें हीलिंग डिले हो जाती है। वो जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, वहाँ सोजिश हो जाती है, पीप पड़ जाती है बाद औक़ात। तो उसमें ये होता है कि अगर ज़ख़म हुआ है तो उसको आइडली तो पेशेंट को दाखिल करना चाहिए हॉस्पिटल में, और उसको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए, और शुगर कंट्रोल करने के लिए उसको
गोलियों की बजाय इंसुलिन पे वक्ती तौर पर शिफ्ट कर देना चाहिए कि अच्छा। इंसुलिन से शुगर ज़रा जल्दी कंट्रोल होती है और बेहतर कंट्रोल होती है। क्या चीज़ तजवीज़ करते हैं आप जब आपके पास पेशेंट आता है और उसकी आप शुगर देखते हैं, तो उसको आप इंसुलिन का प्रेफर कहते हैं या फिर उसको आप मेडिकेशंस के ऊपर लेकर आते हैं? क्योंकि कुछ लोग गोलियों के ऊपर होते हैं शुगर की, और इंसुलिन बहुत बाद में लोगों को लगना शुरू होती है, तो आप लोग क्या तजवीज़ करते हैं और किस स्टेज पे? अच्छा, ये जो आपने सवाल की बड़ा अहम है इस लिहाज से कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है, हर शुगर के मरीज़ को अपने तौर पे अलहदा देखना पड़ता है। तो उसमें आप देखते हैं कि शुगर अगर मुसलसल ज़्यादा आ रही है, थ्रू आउट ज़्यादा आ रही है और गोलियां भी हर किस्म की ट्राई कर चुका है, तो इंसुलिन इज़ सेफेस्ट। इंसुलिन गोलियों की निस्बत बहुत सेफ़ है, और आजकल तो इतनी एडवांसमेंट हो गई, अच्छी इंसुलिन आ गई मार्केट में कि वो पेन जो नहीं होती, इस टीके की पेन भी प्रिक होती है, उसकी पेन नहीं होती ज़्यादा, और इसके अलावा उसकी शुगर भी बेहतर तरीके से कंट्रोल होती है। तो इंसुलिन मेरे ख्याल में अगर शुगर गोलियों से कंट्रोल नहीं तो इंसुलिन पे शिफ्ट कर देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा शुगर्स जो है वो पाई जा रही हैं, चाहे मुल्क से बाहर अगर आप दुबई में देखें, अबू धाबी देखें, लंदन वगैरह देखें, पाकिस्तान में देखें, तो फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इंटेक इनका होता है, तो उनको शुगर बहुत जल्दी हो जाती है चॉकलेट्स की वजह से। जैसे दुबई में जो बच्चे जिन जिन फैमिलीज़ के रहते हैं वो ज़्यादा खाते हैं चॉकलेट, एक हाथ में होती है एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है। तो ये जो बच्चे हैं इनको क्या आप तजवीज़ करेंगे, किस तरीके का इलाज तजवीज़ करेंगे और कौन सी एहतियात तजवीज़ करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चों की ट्रीटमेंट्स और बड़ों की ट्रीटमेंट्स में कोई फ़र्क तो डेफिनेटली होता होगा। जी, इसमें तो जैसे आपने बताया कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह, शुगर टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो इसको कट ऑफ करना चाहिए कि उनको ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए। पेरेंट्स को ये ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शन दें कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि फिज़ी ड्रिंक्स ना दें, बहुत ज़्यादा ये चिकनाई वाली चीज़ें, फैटी फूड्स, ऑयली फूड ज़्यादा ना दें, और उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी के शौक़ दिलाएं। आजकल तो ये वीडियो गेम्स का दौर है, कंप्यूटर और नेट का दौर है, एक कुर्सी बैठे होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी रही नहीं है। पहले स्पोर्ट्स होती थी, बाहर ग्राउंड में खेलते, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या जो भी फिजिकल एक्टिविटी ग्राउंड में खेली जाती थी, अब वो रह के कमरे तक महदूद हो गई, एक चेयर तक महदूद हो गई, तो उसमें तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले उनको ये बताना चाहिए कि आपने फिजिकल एक्टिविटी लगानी, रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा फिजिकल एक्टिविटी तो करें। कोई ऐसे गेम्स या कुछ ऐसी चीज़ें रेकमेंड कीजिए ताकि हमारे देखने वाले जो हैं उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बता दीजिए, स्पेशली फॉर द किड्स। देखें, वो तो डिपेंड करता है एज के ऊपर उनकी, जो मतलब अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको फुटबॉल, हॉकी, वो गेम खेलनी चाहिए जिसमें फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द गेम रहे। ये नहीं एक जगह खड़े हुए हैं, वैसे नहीं, फिजिकल मूवमेंट हो, दौड़ें, कूदें, गिरें, मतलब ये चीज़ें उनको फिजिकल एक्टिविटी रखें, लाइक ग्राउंड वाला काम, भागना दौड़ना। और अगर गेम्स का उनको नहीं मौका मिलता या कई जगह ऐसी ये सहूलत नहीं होती गेम्स की, तो वॉक कर सकते हैं या जॉगिंग कर सकते हैं, वो तो हर कोई कर सकता है। टांगे अल्लाह ने दी है, उसमें जॉगिंग करे, दौड़े, वॉक करे जी। गेम अगर नहीं भी खेल सकता तो नॉट एवरी टाइम ऑन द फोन्स एंड आईपैड, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ही नुकसानदेह चीज़ है हर वक्त इसके बारे में। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिए प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप हम हासिल कर रहे हैं। बट वी गोना टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हमारे पास जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास आमिर ख़ान डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, और वो बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती हैं उसके बाद क्या प्रिकॉशंस और क्या जो एहतियाती तदाबीर होती हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, और अपनी बाकी बॉडी की जो आर्गन्स हैं उनको किस तरह से हम बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हमें कब पता चलेगा कि हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, और हमारी कब जो है हमें इसको प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए? मतलब हमारी क्या बॉडी हमें खुद बता रही होती है इन चीज़ों के बारे में? हमें कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिससे हमें पता चले? जी, उसमें जिस तरह आपने फरमाया ना, हो सकती हैं कि मिसाल तौर पर कई पेशेंट को खुद भी पता चल जाता है कि उनकी बॉडी में ऐसी चेंजेस आ गई हैं, कोई ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं कि वो महसूस करते हैं कि शुगर बढ़ी हुई है, लेकिन जब तक वो चेक ना करें। किस तरह पता चलता है? क्या भूख नहीं लगती उस वक्त? मिसाल तौर पर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, रात को उठ के यूरिन पास कर रहे हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, या ऐसे ओवरऑल वेट लॉस हो गया है, वज़न कम हो गया है, अच्छा। और रात को नींद बेचैनी सी रहती है, तो उसमें भी शुगर चेक किए बगैर ये कहना कि शुगर ज़्यादा या कम है नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमेशा इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ग्लूकोमीटर हर एक मरीज़ के पास होना चाहिए, शुगर के तो हर पेशेंट के पास होना चाहिए, जिससे वो चेक करे, और इट्स वेरी सिंपल, 5 सेकंड में पता चल जाता है। अच्छा, तो ये शुगर के पेशेंट जो है इनको अपना चार्ट बना के रखना चाहिए, बहुत जरूरी चार्ट बना के रखना चाहिए, और बल्कि हफ्ते में 1 दिन अपना यूरिन भी चेक करें। उसमें सिर्फ शुगर की प्रेजेंस को ना देखें, प्रोटीन का भी देखें, प्रोटीन तो लूज नहीं हो रही। अच्छा। अगर प्रोटीन लॉस हो रही है तो फिर उसके लिए एक और टेस्ट होता है। उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे, प्लीज बता दें मुझे? उसको कहते हैं यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। उस पर अगर प्रोटीन्स आ रही हैं तो फिर एक टेस्ट होता है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया।
अच्छा, वो ख़ास टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि वो जो माइक्रो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, अर्ली प्रोटीन होती है, वो यूरिन में एक्सक्रीट होती है, तो किडनी डैमेज स्टार्ट हो रहा होता है डायबिटिक्स का। अच्छा, तो उसमें देखते हैं उसकी मिकदार कितनी है। अगर वो 30 से लेके 300 मिलीग्राम पर 24 आवर्स के है तो इसे माइक्रो एल्ब्यूमिन कहते हैं। अर्लीस्ट चेंज है जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, यानी शुगर की वजह से गुर्दे के मुतासर होने को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो ये अच्छा। अर्लीस्ट चेंज है, इसलिए इसके बारे में भी सिर्फ शुगर खून में नहीं चेक करनी चाहिए, यूरिन में भी शुगर के साथ प्रोटीन भी चेक करनी चाहिए। मतलब हर महीने एक दफ़ा टेस्ट करवाना महीने में चाहिए काफ़ी आम है। बंदे को? जी, आम और जब बंदे। शुगर हो जाए तो ट्वाइस, सुबह और शाम? नहीं, वो तो डिपेंड जो करता चार्ट है। बनाना है। अगर शुगर कंट्रोल रहती है तो फिर बेशक वो यूरिन महीने 2 महीने बाद चेक कर रहे हैं, लेकिन शुरू में विजिलेंट रहना चाहिए, उसको अपनी शुगर भी चेक रखनी चाहिए, खून में भी, और यूरिन को भी चेक रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर उसको कोई और मसला है जैसे हार्ट की एसोसिएशन, दिल के अमराज बड़े कॉमन हैं डायबिटिक्स में, तो और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो शुगर के मरीज़ों को अक्सर सीने में दर्द नहीं होती जब दिल का दौरा पड़ता है। अच्छा, तो ये बड़ा रिस्क होता है, तो इसलिए जब भी उनको घबराहट हो, सांस चढ़े या पसीना आए या स्वेटिंग या इस किस्म का हो, तो उनको अपनी ईसीजी ज़रूर करा लेनी चाहिए। कि कई दफ़ा मैंने मरीज़ देखे कि उनको कुछ सीने में दर्द नहीं हुई है, जस्ट घबराहट हुई है, स्वेटिंग हुई है, और ईसीजी कराई तो उसमें चेंजेस थी दिल के दौरे की। तो इसलिए ये शुगर के मरीज़ों को एहतियात रखनी चाहिए इसमें। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि जब शुगर हो जाती है तो फौरी तौर पे मेडिकेशंस या जो भी इंसुलिन जो आप लोग रेकमेंड करते हैं उसके इलाज की तरफ चले जाना चाहिए। जी। मगर क्या जब आपको लगे कि आपकी शुगर बैलेंस चल रही है, कंट्रोल में है, तो क्या हम ये मेडिकेशंस छोड़ सकते हैं? नहीं, छोड़ तो नहीं सकते, उसको कम किया जा सकता है, लेकिन वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ, मशवरे के बगैर अपने तौर पे अपना खुद इलाज ना करे बंदा कि मैंने जी अब शुगर ठीक हो गई तो ये दवाई मैं छोड़ देता हूँ। ये इसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि शुगर जो है ये काबिल इलाज है, लेकिन काबिल शिफा नहीं है, इसमें क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट है। तो ये तो एक लाइफ लॉन्ग थेरेपी लेनी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग दवाएं लेनी पड़ेंगी। कि गोलियां ले रहे हैं तो भी लाइफ लॉन्ग है, अगर इंसुलिन है तो भी लाइफ लॉन्ग है। उसमें कई लोग अफोर्ड भी इतना नहीं करते, तो वो फिर ये भी देखना होता है उनको कि क्या वो डॉक्टर को भी बल्कि समझना चाहिए कि मरीज़ को प्रिस्क्राइब करने से पहले, नुस्खा लिखने से पहले वो ये देखे कि मरीज़ का सोशल स्टेटस कैसे है, क्या अफोर्ड कर लेगा इतना महंगा टीका या इतनी महंगी दवाई। तो उसमें ये चीज़ हमने देखनी होती है कि मरीज़ के स्टेटस को देखती हुई, क्योंकि ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होती है। और भी कुछ ऑप्शंस हैं? नहीं, गोलियों की शक्ल में है जो कि निस्बतन सस्ती दवाई हैं, और एक बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसन जो कि शुरू से आ रही है, अभी तक नंबर 1 ही है, मेटफॉर्मिन के नाम से है, उसमें ग्लूकोफेज के नाम से आती है जिस तरह। हाँ, तो ग्लूकोफेज ये तो बहुत लोग खा रहे बड़ी होते हैं। सादी सी और सस्ती सी दवाई, और ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अब चूँकि शुगर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि एक गोली से उसका कंट्रोल होना मुश्किल है, तो शुरू में हल्की शुगर तो उसमें ये यूज़ की जा सकती है। अच्छा, थोड़े से बेवकूफ़ाना या फिर बचकाना सवाल समझे, मगर हर घर में कुछ इस तरह के सवाल बात सुनने को मिलती है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं तो ये ठीक है, अब चलो खाना तो खा सकते हैं, वरना इंसुलिन अगर नहीं लगवा रहे होते तो चावल तो मैं नहीं खा सकती थी रात को, या ये इस तरह के कुछ बात करते हैं। या फिर कुछ लोग गोलियां खा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जो है ना, अभी शुक्र है कि हम लोग गोलियों पे हैं, गोली सही है, इससे बढ़ गया कुछ हो गया तो इंसुलिन तक अभी मैं नहीं पहुंची हूँ, शुक्र है मैं गोली खाती हूँ, ग्लूकोफेज खा रही हूँ सिर्फ। ये आपकी बात तो ये बिल्कुल किस दुरुस्त तरह है। की मिथ है, क्या सही है क्या गलत है? ये मिथ तो नहीं है, ये अपना ख्याल होता है इंसान की। ये फितरत है ना कि वो कहता है कि पहली तो फितरत होती है कि मैं बीमार ना हूँ, अगर बीमार हो गया तो वो चाहता है कि मुझे वो इलाज करें जो कि मेरे लिए तकलीफ का बायस ना हो, पेन का बायस ना हो। ऐसे ही। जैसे इंसुलिन में किसी को एडवाइस करें तो प्रिक का पेन तो होती है छोटी, हाँ। बहुत नॉर्मल सी दर्द होती है, लेकिन दर्द होती तो है, इसलिए इंसुलिन को अवॉइड किया जाता है। तो ये तो खैर एक इंसान की ख्वाहिश है, उसकी जहन की है, उसको तो हम मिथ नहीं कहेंगे, उसको यही कहेंगे कि ये इंसान की अपनी ख्वाहिश है। तो ऐसे पेशेंट से नरमी से, आराम से डील करना चाहिए, और उनको पहले समझाना चाहिए कि अगर आपकी शुगर अब उस नौयत पे आ गई कि गोलियों से शायद कंट्रोल ना हो, तो इसके लिए इंसुलिन आपको लगानी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जो वालिद साहब थे ना, वो शुगर की इंजेक्शंस यहाँ हाथ में लगाते थे, तो हम भी छोटे थे, हमसे भी लगवा लेते थे, वो कहते थे लगाओ। अब उनके हाथ के ना साइड पे इतनी बड़ी गुठली जम गई थी, इतनी बड़ी, जितनी बड़ी मेरे हाथ की मुट्ठी है, इतनी बड़ी गुठली हो गई थी उनके हाथ पे, उसी गुठली पे लगाते रहते थे इंजेक्शन। तो हमें बड़ा दर्द होता था देख के कि अब्बू को इतनी बड़ी गुठली है, और जो बच्चा फालतू घूम रहा होता उसको कहते इधर आओ ये इंजेक्शन लगाओ, हम लगाते थे। अच्छा, तो ये जो गुठलियाँ बन जाती हैं इंजेक्शन की वजह से, ये हर इंसान को होती है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, अब तो पेट पे भी लगता है। जी नहीं, अब एक्चुअली इंसुलिन बदल के लगानी चाहिए, कभी बाजू पे, कभी पेट पे, कभी थाइस के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पे। अगर एक ही जगह मुसलसल लगाएंगे तो वहाँ चर्बी इकट्ठी हो जाती है, उसको लिपिड हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो वो इंसुलिन की वजह से होती है। वो खैर नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि यहाँ स्वेलिंग हो गई है। ये तो ऐसी चीज़ है कि एक्सपोज नहीं होता, लेकिन कहीं उनके मतलब है कि एक्सपोज एरिया पे अगर नज़र आ रहा है वो, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए उसको टीके को बदल के लगाना चाहिए, जगह
बदल बदल के एक लगाएं। जगह पे रोज नहीं लगाना चाहिए। एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए कभी भी। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारी रहनुमाई हाँ की। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें तरीके से उन्होंने समझाया कि हमने क्या करना है, कैसे प्रिकॉशंस हासिल करने, और किन तरीक़ों से अपनी लाइफस्टाइल को जो है ना बैलेंस रखना है, और अपना ख़ास ख्याल रखना है। जो मिथ है वो ये है कि आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है, और अगर शुगर अब आपको हो गई है तो आपने बस उसको कंट्रोल में रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना है। थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और अभी हमारे पास है डर्मेटोलॉजिस्ट अरीज खालिद, और उनसे हम ये बात करेंगे जो ये गर्मियाँ आ गई हैं, इतनी हीट वेव्स हैं, इतनी ज़्यादा हीट स्ट्रोक होती है, बंदा बाहर जाता है तो गर्मी के दाने मुंह पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं। घर के अंदर भी कभी कभी हर वक्त एसी चला के तो नहीं आप बैठ सकते, तो नॉर्मली काम करते हैं, बाहर किचन में जाते हैं, कमरे में सफाई, बच्चों को देखना, भाग दौड़, तो फिर आपके जो जिस्म में, आपके चेहरे पे अजीब सी एक्नी और स्वेटिंग हो जाती है, और आपकी उस स्वेटिंग की वजह से जो आपके चेहरे पे बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाते हैं, जैसे एक्नी प्रॉब्लम हो जाते हैं लोगों को, किसी को जैसे कि स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उनके रैशेस पड़ जाते हैं स्किन पे, पसीने, स्वेटिंग, गर्मी की वजह से। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और इस पे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि इसकी हम क्या जो है एहतियाती तदाबीर जो है इस्तेमाल कर सकते ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीज, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन। यू वेलकम। तो क्या कहेंगी आप, ये जो इतनी ज़्यादा हीट स्ट्रोक है कराची में, तो अगर आप देखें तो बाइक पे भी जो लड़के हैं वो गीला टॉवल और ऐसे सर पे रख के बाइक चला रहे हैं, उन्होंने ऐसे रस्सियों से, रबर बैंड से इसको बांधा हुआ है और गीला टॉवल सर पे रख के बाइक चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो क्या कहेंगी कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो है ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो लाइफ सेविंग चीज़ है वो पानी ही है, ठीक है, चाहे वो पीने में हो, चाहे वो आपके वॉश करने के लिए हो, इस वक्त पानी ही आपके सबसे बड़ा दोस्त है। आपने हाइड्रेट रखना है अपने आप को। अच्छा दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब हम हाइड्रेट करने की बात करते हैं तो लोग पानी खाली चढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त आपको पसीना आता है तो उसमें आपके मिनरल्स भी जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इन दिनों के अंदर, ये मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई अफोर्डेबिलिटी का इशू होगा, कि आप ORS ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप लीमू पानी का इस्तेमाल करें। सिर्फ पानी के अलावा इन चीज़ों को ऐड करना भी बहुत ज़रूरी क्या है। सादा पानी जो है उसके अंदर हम पिंच ऑफ नमक या फिर हिमालयन सॉल्ट थोड़ा सा डाल के उसको शेक करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक डॉक्टर साहब मुझे रिसर्च हुई है वो ये है कि जो नमकियात वाला पानी है वो अगर हम बॉडी में अपने इंटेक करते हैं तो हमारी जो डिहाइड्रेटेड बॉडी वो जल्दी ठीक हो जाती है। इसके बारे में आप बेहतर बता सकते जी हैं? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि खाली पानी पीने से बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बैलेंस ख़राब कर देते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने अपने एक पेशेंट से कहा कि 1.5 लीटर तक आपने पानी पीना है, और उस बंदी ने एक दिन में कोई 4 लीटर पानी पिया। वो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया, पोटाशियम उसका बिल्कुल लो चला गया, तो फिर आपको बनानास वगैरह देने पड़ते। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ पानी नहीं चढ़ाना, जो आपके कोई भी ऐसे फ्रूट्स जो कि आपके उस पर भी आ रहा है कि जी आपका हाइड्रेशन का लेवल ज़रा ऊपर लेके जा रहा है, तो ये सब आपके वाटर इनटेक में शामिल हो जाता है। इस वक्त बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमारे पास जो फ्रूट्स हैं जो अल्लाह ताला ने इस सीज़न में दिए हैं। आज हम जनरली उन लोगों की बात करेंगे जहाँ मतलब आप ये कह लें कि ये मसला ना हो कि ये कर सकता है या ये क्लास कर सकती है या वो क्लास कर सकती है, ये सब लोगों के लिए। मेरा ख्याल है वाटरमेलन इस वक्त तो हर बेचारा बड़ा बदनाम भी हुआ है तो मगर वो पता है बड़ा गलत बदनाम हुआ है। मेरे 5-6 तरबूज जो है ना मैंने ज़ाया किए हैं, उसके बाद मुझे समझ आई कि ऐसा कुछ नहीं है, हर तरबूज रंग छोड़ता है। वो तो मुझे एहसास पता है कब हुआ, जब मेरी बच्ची खा के निकलती है ना तो पूरे जिस्म में उसके ना टी-शर्ट पे ऐसे फ्रूट और पानी ऐसे टपका हुआ हाथों से, तो मैंने देखा कि उसके तो यहाँ पे भी हल्का गुलाबी रंग है, उसकी शर्ट पे भी लाल लाइट शेड का रंग आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये हर जो वाटरमेलन है वो रंग छोड़ता ही है और ये कुदरती है। देखिए, अब उसमें आप कैसे जज कर सकते हैं काम इंसान के लिए कि अगर उसमें कलर डाला गया है जो कि मशहूर भी किया गया है, तो फिर तो वो आप कपड़ों से उतार ही नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ स्टेन छोड़ के जाएगा। हाँ, वो तो धुल जाता है, साफ हो जाता है। अब वो इतने आराम से अगर धुल रहा है। दूसरी बात ये कि अगर वाटरमेलन को आप एक्सपोज कर देंगे, यानी कि आपने प्रिक कर दिया, तो वो तो आप रख भी नहीं सकते। ऐसे ही नहीं, खुदा के लिए
तरबूज खाएं। इन सब लोगों की बातें सुन के जो आप छोटी छोटी टिकटॉक पे आम लोगों की वीडियोस देख लेते हैं और बस वही करना शुरू जाते हैं, वो मत करें। तरबूज जो है हमारा ये मौसमी फल है और ये अल्लाह ताला की नेमत है, भरपूर तरीके से खाएं। डॉक्टर अरीज भी कह रही हैं छोड़ दें ऐसी बातों को। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग इसका इस्तेमाल करें। बाकी जो भी इस वक्त सीज़न के फ्रूट्स हैं, जिस तरह आम है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं। इस वक्त एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मी के मौसम में। एक चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है, आम से सुना है कि पित्त भी निकल आती है गर्मी में, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं है ऐसा बेचारे फलों। देखिए एक चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है, अल्लाह ने जो फल जिस मौसम में उतारा है उसकी उस मौसम में अफादियत है, ठीक है। वो अदरवाइज मेरी और आपकी अकल से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं कि ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेक ले लेते हैं, खा बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से। देखिए आपने बैलेंस रखना है ना, ठीक है, आपने बैलेंस रखना है। अगर अब आप आम ही अपने खाने के तौर पे खाई जाएंगे, ठीक है, हमारे यहाँ ज़िंदगी में वो जिसे कहते हैं ना बैलेंस नहीं हम क्रिएट कर पाते। हम जो चीज़ शुरू करते हैं, हम डाइटिंग शुरू करेंगे, हम पागलों की तरह शुरू कर देंगे, हम ये भी छोड़ देंगे वो भी छोड़ देंगे, फ्रूट्स लेना शुरू करेंगे, सिर्फ फ्रूट्स खाई जाएंगे। फिर एक बंदा एक दिन में कितने कोई आम के पीसेस खा सकता है? एक आम काफ़ी है पूरे एक दिन आम के लिए। काफ़ी हाँ, है। पूरे दिन के लिए एक आम काफ़ी है। इसी तरह एक जो क्वार्टर प्लेट है आपकी कम से कम होनी चाहिए वाटरमेलन की, कम से कम। अच्छा, ठीक है। आप बाकी ये कि जो सर्विंग प्लेट्स होती हैं उतना भी वाटरमेलन हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। खरबूजा भी है, गर्मा भी है, जितने भी सब फालसा है, इन सब में अगर आप फालसा, मैंगो और ये चीज़ें देखें तो इनमें बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक हमने पानी की बात कर ली, अब हमने फ्रूट्स की बात कर ली, अब सब्जियों पे। हाँ, सब्जियों पे आ जाते हैं कि उसमें सब्जियां भी आपकी जो मौसम की आप उनका इंटेक करें और उसमें कोशिश करें कि ज़रा सैलड फॉर्म में, ठीक है, वो जो हम भून के उनका बेचारों का कुछ नहीं छोड़ते, तो वो उस तरह नहीं आपने करना। आप सैलड्स की फॉर्म में उसका इंटेक बढ़ाएं, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रीन लीव्स जो हैं वो फिर वही बात है कि आपको आयरन भी दे रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें जो आपको स्ट्रेंथ्स देंगी इस वक्त। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं सन ब्लॉक पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सन ब्लॉक को अक्सर लोग ये मेरे से पूछते हैं कि जी हमारे बच्चे हैं जी 13 साल के, वो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। उस एज के बच्चे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं क्योंकि वो खेल रहे होते हैं। ऐसे है। 6 माह के बाद जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 माह से जितने ऊपर बच्चे हैं और जब तक आप जिंदा हैं, आप सब ने सन ब्लॉक लगाना है टू ऑल एक्सपोज पार्ट्स। ठीक है। आप उसमें ये कर सकते हैं कि जब आप बच्चों के लिए ले रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि मिनरल बेस्ड लें, केमिकल बेस्ड ना लें, ठीक है। और आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखना है, क्योंकि आम लोगों की समझ में ये नहीं आएगा कि जी आपने मतलब अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करना शुरू करें तो मुश्किल हो जाएगा। जाएं और सिर्फ एक चीज़ चेक करें कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, सीबम कंट्रोल हो और 60 SPF हो। इतना काफ़ी है, इतना कि सन काफ़ी ब्लॉक है, में। ठीक है। ठीक है। और आपके एक्सपोज पार्ट से जब आपने बाहर निकलना है उससे कम 15 मिनट पहले लगना चाहिए और आपने रिपीट करना है एवरी 2 आवर्स। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वॉश करके लगाएं, आप उसके ऊपर भी टॉप अप कर सकते हैं जो आपने लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये आपकी जेब में होना चाहिए। ठीक है। अगर चाहे आप लड़की हैं, लड़के हैं, आप बच्ची हैं, बच्चा है, सबको ये लगाना है। अच्छा, धूप में अमूमन ये होता है गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तो इधर चीक्स के साइड्स पे ना बहुत ज़्यादा वो रैशेस से पड़ जाते हैं और ये जगह लाल हो जाती है, ख़ास तौर पे जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, ज़्यादातर वो लोग जो जिनके पीछे क्रीम्स का इस्तेमाल किसी ना किसी फॉर्म में रहा होता है, मर्करी बेस्ड, स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स जो होती हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जो हमने मिक्स करके क्रीम्स लगाई हैं सिर्फ वो डेंजरस थी, जबकि आपने वो सारी क्रीम्स जिनको आपने बड़ा ऑर्गेनिक समझ के लगाया था, जो कि बहुत अच्छे नाम के साथ इस वक्त चल रही होती हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपको रोजेशिया जैसे स्किन का रेड हो जाना, या आप जो बता रही हैं कि मतलब वहाँ पे आपको इचीनेस हो रही है, ये आपकी इंडिकेशन है कि आपकी स्किन बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। और इस वक्त आपने बहुत सारे सीरम्स भी अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। आपने जैसे रेटिनॉइड्स जो हैं वो किसी सूरत नहीं लगाने, ठीक है। रेटिनॉइड्स तो खैर जिन लोगों की कहीं पीछे कोई मर्करी की या स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स की हिस्ट्री है उनको तो बिल्कुल नहीं लगाने, ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि सीरम्स का दौर चला हुआ है तो हर बंदे ने पकड़े होते हैं, उसको ये नहीं पता किसके साथ कौन सा सीरम लगाना है, उसकी स्किन को क्या सूट करता है, क्योंकि नेट पे आ गए तो सब ने सब कुछ ले लेना है। ये अभी आपसे हम डिटेल में पूछते भी हैं, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अलीश खालिद हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं स्किन के ऊपर, ख़ासतौर पे जो गर्मी की वजह से जो इरिटेशंस या प्रॉब्लम्स हमारी स्किन पे हो जाती हैं उसके प्रॉब्लम्स के हल जो है हम यहाँ पे अलीश खालिद से पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो सीरम्स अभी मार्केट में इतने ज़्यादा पॉपुलर है, हर एक के पास सीरम की दुकान
मुस्कान खुली हुई होती है। और कोई किसी से बात भी करे तो यही बोलते हैं लोग, बस चेहरे पे सीरम ज़्यादा से ज़्यादा लगा के रखो, यूथफुल स्किन लगेगी, जवान लगोगी, मॉइस्चर लगेगी स्किन, हाइलोनिक बहुत इस्तेमाल कर लो, विटामिन सी इस्तेमाल करो, रेटिनॉल इस्तेमाल करो। इज़ दैट ऑल गुड? देखिए, आप हमारे यहाँ हर चीज़ इस तरह इस्तेमाल होती है कि देखो मैंने लगाई थी, बहुत अच्छा लगा, तुम भी यही लगाओ। उसकी स्किन और है, आपकी स्किन और है, हर तीसरे आपके घर में रहने वाले 5 अफराद की सबकी डिफरेंट है, उस सबके लिए नहीं एक जैसा हो सकता। जो आपको सूट करे वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को सूट करे, और आपको नहीं पता कि उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इस वक्त जो मौसम में जो जा रहा है, आपने जो चीज़ें नहीं लगानी जब आप बाहर, एक तो पहली बात ये कि आपने कोई भी सीरम लगा के धूप में नहीं निकलना। ठीक है, आप छोड़ दें सब सीरम्स के कौन से, इस वक्त मैं ये कहूँगी किसी भी किस्म का सीरम किसी भी किस्म का में लगा के नहीं निकलना, नो आपने- मैटर हाइलोनिक हो, विटामिन सी हो। लोग तो कहते हैं ना विटामिन सी लगा के सनब्लॉक लगा लें, तो आप कह रहे हैं कि विटामिन सी भी नहीं लगाना। इस वक्त वो जितनी तेज धूप है, आपको इरिटेशन होगी, आपको इचिंग होगी, रेडनेस होगी विद द सीरम्स। हाँ, उसकी वजह ये कि विटामिन सी के 2 काम है ना। एक तो वो आप ये कहें कि एंटीऑक्सीडेंट है, तो यस इट्स अ गुड पार्ट, लेकिन उसके साथ साथ वो एसिडिक भी है नेचर में। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो आपको ज़्यादा बर्न कर सकता है। ठीक है, तो आपने उस चीज़ का ख्याल करना है कि आप धूप में नहीं निकाल। हाइलोनिक का हाइलोनिक भी प्रेफरेबली इस वक्त नहीं, क्योंकि जाहिर है कि उससे बहुत सारे लोगों को फिर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो तंग होते हैं कि जब हम बाहर निकले ऑयल आ रहा है, स्वेटिंग की वजह से भी वो बारीक बारीक दाने चेहरे पे नमूदार हो जाते हैं गर्मी के। कोई भी चीज़ लगाएंगे वो क्लॉगिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तीसरा मुझे ये भी बता दें कि स्किन को अभी ड्राई फॉर्म टेक्सचर में रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करें, चाहे मेकअप की हो या क्रीम्स हो, उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा ऑयली टेक्सचर ना हो, या फिर हम कर सकते हैं नहीं, अगर किसी की ड्राई स्किन है। आपका जो विंटर की आपकी प्रोडक्ट्स थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं आपकी समर प्रोडक्ट्स से। वो आपकी मेकअप की प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होंगी, ठीक है, वो ऑयल फ्री होंगी। इसके अलावा जो आप सीरम्स इस्तेमाल करेंगे वो होंगे जो ऑयल कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने धूप में नहीं लगा के निकलना, लेकिन विटामिन सी गर्मियों में लगाना ज़रूर है जब आप इंडोर हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो आपको जो आपके सन से डैमेजेस हुए हैं वो उससे बचाएगा। लेकिन आपने एक्टिवली उसको सन में नहीं लगा के निकलना। उसके बाद आप जब अंदर आ गए हैं, अब आपको पता है कि आपने इंडोर रहना, तब आप लगा सकते हैं। और नाइसिनामाइड, जिनकी ऑयली स्किन है, ये बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम होता है जी, लोग आके कह रहे थे हमारा जी बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा, हमारी तो ऑयली स्किन है। नाइसिनामाइड इज़ रियली वेरी गुड फॉर दिस, क्योंकि वो आपकी एक तो ब्राइटनेस तो वो करता ही है, और पोर्स भी टाइट कर रहा होता है, प्लस जो एक वो काम करता है कि वो आपके जो ऑयल सिक्रीशंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए वो बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी भी और नाइसिनामाइड भी। ज़बरदस्त। और अगर रेटिनॉइड्स आप लगा रहे हैं, अगर तो आप ट्राई कर चुके हुए हैं उसमें, क्योंकि शुरू में ये होता है कि एक दफ़ा आपकी न्यू स्किन आ रही होती है तो आपने अगले दिन बहुत भर भर के सन ब्लॉक लगाना होता है इफ़ यू यूजिंग रेटिनॉल्स। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा, कभी भी नेट पे देख के किसी के कहने पे आपने रेटिनॉल्स बगैर किसी गाइडेंस के, यानी कि जब तक आपके पीछे किसी डॉक्टर का हाथ नहीं है ना, आपने स्टार्ट नहीं करना है। अच्छा, ज़्यादातर वो विटामिन ए क्रीम चल रही है ना ट्यूब में, क्योंकि सस्ती भी होती है। रेटिनॉइड में सबसे ज़्यादा वही लोग हर घर में पड़ी हुई होती है, वो हर एक के ड्रेसिंग टेबल की जीनत है वो। लेकिन उसके बाद आप कंप्लेंट्स भी सुने ना, अब वो लोग जिनकी अगर कभी भी हिस्ट्री रही है मर्करी की या स्टीरॉयड की, तो वो तबाह कर देगा उनकी स्किन, क्योंकि वो स्किन पील तो करती है। बिल्कुल करता है, और उसमें आपकी मॉइस्चराइजिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया भी नहीं है। बिल्कुल, और जब आपकी स्किन पील हो रही हो, अब डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, जब आप धूप में चले जाएं तो आपकी स्किन इरिटेट करेगी, बर्न होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो गर्मी की शिद्दत है, इसमें रेटिनॉइड भी थोड़ा सा सब्र के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाइड किया। चीज़ों को फॉलो कीजिए जिस तरीके की डॉक्टर साहब ने आपको स्किन की रूटीन बताई है, टिप्स बताई हैं। आपसे मैं कल मुलाकात करूँगी, टेक केयर।